गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। विजय बेटा खुश रहिए। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छे से फेस्टिवल को मनाया होगा और पढ़ाई भी करी होगी। क्या बात है। और आज सभी लोग फिर से तैयार हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो लास्ट क्लास में मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं बिना देरी किए हुए। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा मुझे दो तीन कुछ ऐसे कंसेप्ट बताने हैं जहां पर आप गलती करते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद कराए थे, एक टेबल बना के आपको याद कराया था, ठीक है। बात ये हो रही थी कि देखो बेटा, अपन लोग चार टाइप का सॉल्ट पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड वीक बेस का, राइट। किसका हाइड्रोलिसिस होता है। मैंने कहा जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आएगा सबसे पहले आपके मन में केएच आएगा। केएच कैसे याद रखें ये बताया। जब कभी हाइड्रोलिसिस होता है तो सभी सॉल्ट्स का अपना एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेशन कैसे करें ये बताया। और फिर सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस का फॉर्मूला भी आपको बताया। इतनी बातें लास्ट क्लास में हो चुकी थी। यहां तक पॉइंट नंबर 4 तक लास्ट क्लास में हो चुकी थी, राइट। तो क्लास शुरू करने के पहले मैं लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला याद करा रहा था। तो उसी फॉर्मूले की सीरीज में अगर आप एक फॉर्मूला और याद कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, तो इसका जो पीएच होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 ही रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एक बात तो पक्की है कि उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बता दिया था, यहां से भी आप पीएच निकालोगे पर समय बचाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा। और याद करना बहुत आसान है, कैसे सुनिएगा। यह है स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा। यह है स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सॉल्यूशन बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, मतलब 7 माइनस समथिंग। और यहाँ पे 7 प्लस समथिंग, ठीक है। यहाँ पे वीक कौन है, बेस, तो 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉक्सी। और यहाँ पे 7 से ज्यादा होगा तो 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉक्सी। गौर करिएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब 7 से कम होगा तो दोनों को माइनस किया है, 7 से ज्यादा होगा दोनों को प्लस किया है। यह फॉर्मूले आप सभी को याद हो जाए। और साथ में एक फॉर्मूला और आप सबको लर्न हो जाए बच्चों, वीक एसिड वीक बेस का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो वीक एसिड वीक बेस का पीएच होता है वो के और केबी पे डिपेंड करता है। तो इसका जो पीएच का फॉर्मूला है वो क्या है, 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके। एक बार आप सभी लोग कॉपी में ये तीनों फॉर्मूले लिख लीजिए और फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊं आपको पीएच का फॉर्मूला याद होगा तो पीएच के सवाल जल्दी बनेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, मतलब 7 माइनस माइनस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेसिक है, मतलब 7 प्लस समथिंग होगा तो 7 प्लस प्लस। वीक एसिड वीक बेस तो 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके, राइट। अब हुआ क्या बच्चों कि इतनी तो बातें अपन ने लास्ट क्लास में कर ली और मुझे उम्मीद है आप सभी ने जो फॉर्मूला है ये कॉपी में लिख लिया होगा, राइट। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है। मैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। जो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं उसमें जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में कैसे सवाल आपको कंफ्यूज करता है और कैसे आपको उससे बचना है वो सिखाता हूं, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का थोड़ा सा छोटा सा मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, मान लेते हैं, ठीक है। एसिड कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस कैसा है बच्चों, वीक बेस है, क्लियर। तो इसका जो सॉल्ट होगा मान लेते हैं वो सॉल्ट है बीए, राइट। अब बीए जो सॉल्ट है उसको हमने वाटर में ऐड किया। जैसे ही बीए सॉल्ट को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो इसके जो कैटायन और एनायन है उनका डिसोसिएशन होता है और फिर हाइड्रोलिसिस होता है, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि Ba प्लस H2 जो बना इससे बनेगा बेस BOH। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि सॉल्ट में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ये जो कैटायन है ये बेस से आया होता है,
ये जो एनायन है ये एसिड से आया होता है, तो मैंने इसी का रिजल्टेंट BOH प्लस HA एसिड बना दिया, राइट। ये रिएक्शन आपके सामने लिखी है। आप सभी जानते हैं जब हम इधर से इधर जाते हैं तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और जब हम रिएक्शन को बैकवर्ड से इधर पढ़ते हैं तो इसी रिएक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, राइट। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है जिसमें मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें एक सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हाइड्रोलिसिस केवल वही आयन करता है जो वीक पैरेंट से आया होता है, राइट। यहां पे वीक पैरेंट से कौन आया है सर, बेस आया है, मतलब वीक बेस था तो उससे कौन आया है, कैटायन। तो जो कैटायन है वो कहां से आया है, वीक बेस से। तो हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, केवल कैटायन, राइट। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं बच्चों, B प्लस प्लस A माइनस प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद BOH। तो B प्लस प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। अब सुनना, यहां पर वीक पैरेंट से कौन आया है, वीक बेस। बेस कैसा है, वीक, मतलब जो कैटायन है वो किससे आया है, वीक पैरेंट से। तो हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, कैटायन। स्ट्रॉन्ग से कौन आया है सर, एसिड स्ट्रॉन्ग था, मतलब जो एनायन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, राइट। तो ये जो एनायन है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, मतलब इधर के A माइनस इधर के A माइनस को अपन कैंसिल कर दे। अब यहाँ पे कौन बचा, B प्लस। ये कौन है, कैटायन, कहां से आया, वीक बेस से। क्या ये हाइड्रोलिसिस करेगा, करेगा। जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो B प्लस H2O का इंटरेक्शन होगा। जैसे ही इस कैटायन का वाटर से इंटरेक्शन होगा ये पानी से OH माइनस आयन खींच लेगा और H प्लस बच जाएगा। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी है B प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद BOH प्लस H प्लस, इस रिएक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम फॉर दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है इस रिएक्शन का नाम आप मुझे क्या बताएंगे, ये रिएक्शन है क्या। आप सभी कहेंगे सर ये जो रिएक्शन ऊपर लिखी है वही रिएक्शन है, और जो ऊपर रिएक्शन लिखी है वो भी हाइड्रोलिसिस है, जो नीचे रिएक्शन लिखी है ये भी हाइड्रोलिसिस है। मतलब कभी कभी सवाल आपके सामने जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखता है वो इस प्रकार से लिखता है और आपको वीक और स्ट्रॉन्ग बता देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया हाइड्रोलिसिस कर कौन रहा है। तो कभी कभी जो हाइड्रोलिसिस करता है केवल उसी आयन की फॉर्म में लिखता है और आपको समझना पड़ता है अरे ये रिएक्शन तो हाइड्रोलिसिस ही है। क्लियर। इस रिएक्शन को भी अपन हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही कहेंगे, इस रिएक्शन को भी अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही कहेंगे। बड़े मजे की बात है कि इस रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम है। जब इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका नाम क्या होगा सर, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्लियर। तो जैसा कि हम लोग इक्विलिब्रियम में करते थे वैसा ही यहां पे कर रहे हैं। मान लेते हैं T इक्वल टू 0 पे C क्या है, कंसंट्रेशन कैटायन की। हेलो हेलो हेलो, हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे जब जब वहां पे C आया करता था, मैं मान के चल रहा हूं कि लास्ट क्लास में आपको जितने फॉर्मूले बताए वो सारे याद हैं। हमने जितने फॉर्मूले लास्ट क्लास में पढ़े थे जब जब वहां C आता था, ये C क्या था सर, ये C था कंसंट्रेशन। ये किसका कंसंट्रेशन था, ये कंसंट्रेशन सॉल्ट का नहीं था, सुनना, ये कंसंट्रेशन उसका था जिस आयन के द्वारा हाइड्रोलिसिस हुआ। मतलब दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन विच इज हाइड्रोलाइजिंग वाटर। जो पानी का हाइड्रोलिसिस कर रहा है ये उसका कंसंट्रेशन है। कभी कभी सवाल में आपको कंफ्यूज करता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि भैया हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला याद कराया था उसमें हमें जो C लिखना है ये कंसंट्रेशन लिखना है और उसका लिखना है जो हाइड्रोलिसिस कर रहा है। हाँ, अक्सर हमारे एग्जाम में जो सॉल्ट होता है वो NaCl टाइप का, वो AB टाइप का होता है। तो मजे की बात यह है कि जब AB टाइप का होता है तो उसमें एक कैटायन और एक एनायन होता है। जितनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही कैटायन की कंसंट्रेशन होती है, उतनी ही एनायन की होती है। लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने जितने फॉर्मूले पढ़े उसमें जो कंसंट्रेशन C था ये कंसंट्रेशन है उस आयन का जो पानी को हाइड्रोलाइज कर रहा है। समय बीतेगा इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। तो जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में लिखा करते थे C माइनस C अल्फा लिखा करते थे ना, तो आज यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे अल्फा शब्द का इस्तेमाल नहीं करके बच्चों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे H। तो लो लिख दिया मैंने C माइनस CH, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा CH। क्लियर।
सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपके सामने कहा कंसंट्रेशन क्या है, ठीक उसी प्रकार से आप सब जानते हैं एच क्या है। सर एच है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैंने आपको लास्ट क्लास में फील कराया था जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ही है। हाँ, वहां आयोनाइजेशन था तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोला, इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला, आज हाइड्रोलिसिस है तो इसे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं। क्लियर बच्चों? क्या इस रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल है। तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोलिसिस। तो कांस्टेंट का नाम क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जो एक्सप्रेशन होगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी एच, कुछ ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। एक सी से सी कट जाएगा, कट जाएगा। अरे यार, देखने में तो ये बिल्कुल ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की तरह लग रहा। मतलब जब आप इसको लिखेंगे सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, यही तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हुआ। मतलब मैं कह सकता हूं के एच बराबर सी एच स्क्वायर। हेलो, देखने में ऐसा नहीं लग रहा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात चल रही, बस जहां अल्फा था वहां एच है। सुनेंगे ध्यान से, हम लोग जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं हमारा जो सिलेबस है ये मान के चलते हैं कि जो एच है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है। मतलब हमारा सिलेबस ही ऐसा है कि अल्फा वीक का वेरी वेरी लेस देन 1 है। जब हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वेरी वेरी लेस देन 1 है। तभी तो 1 माइनस एच को हम लोगों ने क्या बोल दिया? लगभग 1। तो 1 माइनस एच को हमने 1 बोल दिया तो के एच की वैल्यू आ गई सी एच स्क्वायर। लिसन केयरफुली, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझना है कि सी क्या है, आपको समझना है कि एच क्या है, आपको समझना है कि हम एच लेके क्या चल रहे हैं। लेकिन आपको मात्र थ्योरी के लिए बता देता हूं, थ्योरी के लिए, जो कि बहुत हाई लेवल हो जाएगा, पर बता रहा हूं अगर कभी ऐसा होता है कि एच 1 से बहुत छोटा नहीं है, मतलब एच इज लेस देन 1, अगर कभी ऐसा होता है तो आप एच को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। जब आप यहां पे एच आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एच की वैल्यू आएगी, फिर वो सारा कैलकुलेशन होगा। लेकिन ये हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो हम लोग एच को वेरी वेरी लेस देन 1 मान के चल रहे हैं। कल को अगर कभी ऐसे थ्योरी का सवाल आ गया अगर हाइड्रोलिसिस 1 से छोटा है तब क्या करेंगे? देन वी हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस एक्सप्रेशन। हम एच की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो जो सारा हम फॉर्मूला याद किए थे वहां एच की वैल्यू पुट करेंगे। राइट? एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे पूछा सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। मैंने कहा सही है। सर आपने हमें लास्ट क्लास में फॉर्मूला याद कराया था कि बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आए तो सबसे पहले आपके मन में के एच आए। मैंने कहा सही है। सर आपने हमें के एच का फॉर्मूला याद कराया था के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ वीक। मैंने कहा सही है। सर आज वीक बेस है तो हम लोग लिखेंगे केवी। मैंने कहा सही है। सर क्या ये जो के एच आपने याद कराया था और ये जो के एच आपने याद कराया दोनों सेम है? मैंने कहा बिल्कुल सेम है। अच्छा तो सर फिर आपने ये क्यों बताया? मैंने कहा जब कभी अच्छे लेवल के सवाल आएंगे तो आपको इस कंसेप्ट से भी जाना आना चाहिए, और जो हमारे नीट के सवाल आते हैं सीधे फॉर्मूले से हो जाते हैं, अपने को ये भी आना चाहिए। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो आपको समझना होगा के बी क्या है। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के, तो आपको समझना होगा के क्या है। अगर वीक एसिड है तो के, अगर वीक बेस है तो के बी। आखिर ये के बी है क्या? जैसे अभी फिलहाल यहां पे लिखा है के बी। बच्चों मैं आपको बता दूं ये जो के बी है दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सर आप इसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो? बेस का है तो ऐसा बोलो ना कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। अरे बात बराबर है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलूं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस वीक बेस बोलूं या कोई भी फलाना कांस्टेंट बोलूं, अगर मैंने कांस्टेंट बोल दिया है तो समझ जाना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात चल रही है। तो ये जो केबी होता है ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है वीक बेस का। कंसेप्ट सुनना, हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया है उसमें जो नीचे के ऑफ वीक लगाया है, ये जो के ऑफ वीक है ये या तो वीक एसिड का है ये या तो वीक बेस का है। कभी कभी सवाल आपके मजे लेता है। सवाल जब आपके मजे लेता है तो वो ऐसे पूछता है यार यहां पे हाइड्रोलिसिस कौन कर रहा? आयन। ये जो आयन है ये कहां से आया? सर वीक बेस से। अरे आप लोगों ने कॉन्जुगेट थ्योरी पढ़ी है, आप सबको पता है कि वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होगा, वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होगा
बेस का कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये जो B प्लस है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सवाल आपको कंफ्यूज करता है, वो ये कहता है कि जो आयन हाइड्रोलिसिस कर रहा है, हेलो, सवाल आपको कंफ्यूज करता है और वो कहता है जो आयन हाइड्रोलिसिस कर रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो एक एसिड है, और एसिड का आपको Ka देता है। सुनो सुनो सुनो, Ka आपको आयन का देगा। अगर वीक बेस है तो Ka आयन का देगा, अगर वीक एसिड है तो Kb आयन का देगा। हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया, हम लोगों ने जो फॉर्मूला याद किया, उसमें Ka या Kb वीक एसिड या वीक बेस का होता है। कभी कभी सवाल आपको कंफ्यूज करता है, सवाल आपको आयन का K या Kb देता है, तो समझ जाना अगर वीक बेस है तो Ka देगा, अगर वीक एसिड है तो Kb देगा। क्यों? अगर वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, तो वो हमें क्या देगा? Kb देगा। अभी फिलहाल क्या है बच्चों? वीक बेस। तो वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या है? एसिड। तो हमें क्या देगा? K। आयन का K देगा, लेकिन हमें लिखना क्या है? Kb। तो आप सभी जानते हैं कॉन्जुगेट के लिए K इंटू Kb बराबर 10⁻⁻14। अगर कभी सवाल आपको आयन का Ka या Kb देगा तो उससे आपको वीक एसिड या वीक बेस का Kb और K निकालना होगा। निकाल के वैल्यू पुट करोगे, फिर सवाल सॉल्व करोगे। सारी बातों की एक बात, हमने जो फॉर्मूले याद किए थे उसमें अगर अच्छे लेवल का सवाल आएगा तो फिर बच्चों ऐसे करना, जो कि नहीं आता सारा सवाल फॉर्मूले से बन जाता। वो जो फॉर्मूले है उसमें जानो सी है क्या? सर सी कंसंट्रेशन है। किसका कंसंट्रेशन है? सॉल्ट का? नहीं सर, उस आयन का जो हाइड्रोलाइज कर रहा है। क्या वो सॉल्ट के बराबर होगा? अक्सर सॉल्ट के बराबर होता है, हमेशा हो कोई जरूरी नहीं। जैसा मैं पहले से कहते आ रहा था, आज फिर कहता हूं, हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे, जब पीएच की कैलकुलेशन कर रहे थे, तब भी हमने कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी माना। यहां भी हम कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी ही मान के चलेंगे। हेलो, मतलब जब भी आपको सी रखना है तो समझ जाना मुझे एन नॉर्मेलिटी रखना है, और मोलैरिटी कभी सवाल दिया होगा उसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना, फिर सभी फॉर्मूले में पुट करना, सारे आंसर आएंगे। जब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम मान के चल रहे हैं जो H है 1 से बहुत छोटा है। अगर कभी H की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती, जो हमारा सिलेबस नहीं है, पर थ्योरी में पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में जिक्र है, तो आपको याद रहे कि हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और फिर हमें H की वैल्यू पुट करनी होगी, व्हिच इज नॉट इन आवर सिलेबस। हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें जो K और Kb लिखते हैं, वो K और Kb वीक एसिड वीक बेस का लिखते हैं। कभी कभी सवाल आपको कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूज करने के लिए वो आयन का देता है, तो आयन का Ka देगा तो आपको फॉर्मूले में Kb लिखना है, आयन का Kb देगा तो आपको फॉर्मूले में K लिखना है। अगर आप सब इतनी बातें सीख गए तो इन्हीं सबको हम न्यूमेरिकल से और पक्का करते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल का खेल। चलो शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल का खेल। शुरू करें क्या? एक बच्चा मुझसे कह रहा है, सर पानी क्यों लिखा है? हाइड्रोलिसिस तो वाटर का हुआ ना यार, वाटर मीडियम है, उसी में आप सॉल्ट मिला रहे हो, तभी तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वरना कैसे हाइड्रोलिसिस होगा? आप सबके सामने है स्क्रीन पे पहला सवाल। जितने कंसेप्ट बताए मैं इन्हें बार बार अभी और रिपीट करूंगा बच्चों, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। आप सबके सामने है स्क्रीन पर पहला सवाल। Which among the following undergoes maximum hydrolysis? सबसे पहले सॉल्ट को देखिए, NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl। सुनो, आज मैं दो तरह से आपको ट्रीट करूंगा। एक, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सवाल करते रहेंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सीखते रहेंगे। ठीक है, मैं 10 सेकंड का 15 सेकंड का समय देता हूं, सभी बच्चे सवाल अटेम्प्ट करें। आप जैसे ही अटेम्प्ट कर लो, चाहे आपसे बना, चाहे आपसे नहीं बना, चाहे आप आधे में अटके, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप सबको बोर्ड पे देखना है, चाहे आपसे बना चाहे आपसे नहीं बना, प्लीज, ताकि जब आपको मैं मॉड्यूल से होमवर्क दूं तो मॉड्यूल में सारे सवाल आपसे बनने चाहिए। ये हमारा टारगेट है। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने है, बहुत सारे बच्चे मुझे सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। विच अमंग द फॉलोइंग अंडरगोज मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस? सबसे पहले सॉल्ट को पहचानिए। अगर बच्चों आप ध्यान से सॉल्ट को देखेंगे, ये है NH4Cl, और जो NH4Cl है वो सभी ऑप्शन में है, मतलब ये आया हमारा NH4OH मतलब वीक बेस, और ये आया हमारा HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये जो सॉल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा, मतलब आपके मन में H आएगा। H का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने कहा H वैसा ही है जैसा कि अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू √K/C, तो H इज इक्वल टू √KH/C, यही तो था। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो H है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा,
उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम, या जिसका कंसंट्रेशन कम उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा। सवाल आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, मतलब H मैक्सिमम चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन बच्चों मिनिमम चाहिए। आप मुझे बता दो इन चारों ऑप्शन में सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन कहां है? क्या बात है, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सर सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन है 0.001 में, इसलिए सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस यही होगा। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। सबसे पहले सॉल्ट को देखो, सॉल्ट का टाइप पहचानो और फिर अपने कंसेप्ट लगाओ। Which among the following undergoes maximum hydrolysis? फिर से आपसे हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा। सबसे पहले सॉल्ट देखो, ये जो सॉल्ट है NH4CN बच्चों, क्या बात है, लाइन से सभी सही जवाब दे रहे हैं। एक बच्चे ने आंसर 3 दे दिया है। बेटा सबसे पहले सॉल्ट को देखो, समय समाप्त मैं बोल रहा हूं। अगर आप ध्यान से सॉल्ट को देखोगे तो जो सॉल्ट है वो है NH4CN, मतलब 20 से तोड़ो, कैटायन में OH जोड़ो, एनायन में H जोड़ो, NH4OH वीक बेस, HCN वीक एसिड। अरे ये जो सॉल्ट है ये वीक बेस वीक एसिड का है। अगर वीक बेस वीक एसिड की बात करें तो हमारा जो H का फॉर्मूला आया था वो √KH आया था। आप देख सकते हैं जो H है वो C से इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो उसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो कंसंट्रेशन देखने का क्या मतलब है? ऑल हैव सेम, ऑल हैव सेम। सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ऑल हैव सेम। तो रूल ये है, सबसे पहले सॉल्ट का टाइप देखो, फिर फॉर्मूला याद करो, फिर आप करके बताओ। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। Which among the following salt is maximum hydrolyzed? 10 सेकंड 15 सेकंड दूंगा आपको मैं। Which among the following salt is maximum hydrolyzed? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड कहां पर होगा। सॉल्ट का टाइप देखें, तसल्ली से करें, कोई जल्दी नहीं, आपको मैंने समय दे रखा है, अभी मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं। चलिए सवाल आपसे कह रहा है मैक्सिमम हाइड्रोलाइज्ड, राइट? तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तो है NaCl। जो NaCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, अगर आपको याद हो, मतलब NaCl का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। मैक्सिमम मिनिमम की बात ही मत करो, जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आया होता है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। फिर आते हैं दूसरे पे NaCN। जो NaCN है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। बच्चों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, आपसे मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस बोला है, मतलब आपसे H की बात कर रहा है। H का फॉर्मूला आप सबको पता √KH/C है। अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट नहीं है तब ये जो सॉल्ट है NaCN ये किसका है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। CH3CONA ये किसका है? सर ये भी हो गया वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। SCONA फॉर्मिक एसिड क्या है? वीक एसिड और क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब एक ही सॉल्ट था जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का था, बाकी जो तीनों हैं ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं। मतलब इन तीनों में सेम कंसेप्ट चलेगा, पहले वाले में डिफरेंट कंसेप्ट चलेगा। तो H का फॉर्मूला होता है √KH/C। अब अपने को KH सोचना पड़ेगा क्योंकि सवाल में K का डाटा दे रखा है। समझ जाना, जो K दिया है वो किसका दिया है? सर वो वीक एसिड का दिया है। हेलो, आयन का नहीं दिया है। जो ये Ka गिवन है ये वीक एसिड का गिवन है। हम लोग जो फॉर्मूला याद करते हैं उसमें जो K होता है वो वीक एसिड का ही होता है। मतलब अगर मैं इसका KH का एक्सप्रेशन लिखूंगा बच्चों तो कैसे लिखूंगा? सर KH बराबर होता है KW/K। हेलो, मतलब जब मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे सामने H का फॉर्मूला बन चुका है √KH/C, मतलब √KW/K into C। मुझे H और K से मतलब है, तो फिर से अपने सामने रिलेशन आ गया H प्रोपोर्शनल टू √K, मतलब जिसका K ज्यादा उसका H कम। लेकिन सवाल हमसे कह रहा मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, मतलब K कैसा होना चाहिए? कम। अब आप तीनों ऑप्शन में ध्यान से देखिए, सबसे कम K किसका है?
जिसका के सबसे कम होगा वहीं पे हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगा। जो बच्चा सुन रहा है ध्यान से इसको समझ में आएगा। मैं एक एक सवाल में बहुत कुछ बताते चल रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। बच्चों, ये जो सवाल हमारे सामने है जिसमें आपसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, मेरे उम्मीद है आप सबसे बन गया होगा एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या बात है, आप सभी से बन गया एंड द करेक्ट आंसर इज 2। बहुत बढ़िया। सवाल को तसल्ली से देखो, सॉल्ट का टाइप देखो, अपने कंसेप्ट को इवेल्युएट करो और फिर सवाल करो। बनेगा कैसे नहीं, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। इसका आंसर मुझे पूरी क्लास से चाहिए। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। मैं मान के चल रहा हूं आप लोग सीख गए हैं थोड़ा सा। अब मैं देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज मैक्सिमम पीएच। अपने को बताना है इन चारों में सबसे ज्यादा पीएच किसका है। आपको दिए 15 से 20 सेकंड। तसल्ली से सोचो, सॉल्ट का टाइप डिसाइड करो। आपको मैंने टाइम दिया है यार, टाइम के बाद आंसर बताओ, जल्दबाजी में आंसर मत दो। सवाल आपसे पूछा है मैक्सिमम पीएच। सवाल आपसे पूछा है मैक्सिमम पीएच। चलिए टाइम्स अप। जिन्होंने आंसर दे दिया ठीक है, सबका ध्यान इधर चाहिए, सबका ध्यान इधर। टाइम्स अप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पीएच। आपने से मैक्सिमम पीएच पूछा है। चलो चारों ऑप्शन का सॉल्ट का टाइप पता करते हैं। पहला NaCl, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। NH4Cl, बीच से तोड़ो, कैटायन में OH जोड़ो, एनायन में H जोड़ो, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। अरे ये भी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। अरे ये भी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। बच्चों, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पक्का इसका पीएच तो 7 ही होगा। पक्का इसका पीएच तो 7 ही होगा। लेकिन ये जो 2 3 4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज लिसन केयरफुली। 2 3 4 स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। कुछ भी फॉर्मूला लगा लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी उसका के भी दिया होगा, एक बात तो पक्की है कि 2 3 4 ऑप्शन का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। और अगर सॉल्यूशन 2 3 4 ऑप्शन का एसिडिक होगा तो बच्चों, क्या आपको सोचने में ये ताकत लगानी पड़ती है कि एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होगा। हेलो, 2 3 4 जो ऑप्शन है, 2 3 4 जो ऑप्शन है, ये जो तीनों सॉल्ट हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो कुछ भी कर लो, पीएच तो 7 से कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 2 3 4 का पीएच सेम होगा, नहीं नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि 2 3 4 का पीएच 7 से कम तो पक्का होगा। कोई 6.9 होगा, कोई 6.5 होगा, कोई 6 होगा, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे तो ये यकीन है कि 2 3 4 जो सॉल्ट है वो पक्का 7 से कम होगा। वो 7 से कम होगा तो भैया 7 तो एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आंख बंद करके सर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। सौरभ, कंसंट्रेशन तो डिफरेंट है तो पीएच डिफरेंट होगा। सवाल आपसे कहां पूछ रहा है कि बताओ पीएच अलग अलग। सवाल तो आपसे पूछ रहा इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा। मुझे इतना पता है कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 का पीएच 7 से कम होगा। अलग अलग होगा पक्का है, अलग अलग होगा पक्का है, पर 2 3 4 का जो पीएच है वो 7 से कम होगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमारे एग्जाम में सवाल ऐसे ही आते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल, इस बार आंसर आप दे रहे हैं। राहुल, फिर फॉर्मूले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा।
चलिए, टाइम्स अप, टाइम्स अप बेटा, समय समाप्त। ध्यान सुनिए, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, ठीक है। NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? एक बच्चा मुझसे कहता है सर सॉल्ट का टाइप देखने में दिक्कत आती है। अरे यार, दो दो एग्जांपल तो याद कर लो, न याद करो दुनिया भर के सारे एसिड सारे बेस, दो दो तीन तीन तो याद कर लो। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, याद नहीं होगा आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 होगा, याद नहीं है आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 है, याद नहीं होगा आपको। यार इतने तो याद कर लो। स्ट्रॉन्ग बेस NH4OH ये सारे हैं, ये याद नहीं होगा आपको। वीक एसिड में बार बार हमारे एग्जाम में यही तो आता है, एक एस्टिक एसिड आता है, एक HCN आता है, ये दो नहीं याद होगा आपको। जो बच्चा मुझसे कह रहा है उससे बात कर रहा हूं, मैंने नाम नहीं पढ़ा बेटा। आपको वीक बेस NH4OH नहीं याद होगा, इतना तो याद होगा कि नहीं होगा ये बताओ। कम से कम इतना तो पहले याद करो, फिर धीरे धीरे एक एक क्यों ऐड करते रहो, राइट। तो आपसे इस सवाल में पूछा है कि नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। तो मैंने सबसे पहले सॉल्ट देखा, अब सॉल्ट को बीच से तोड़ो, NH4 प्लस Cl माइनस, कैटायन में OH जोड़ो, एनायन में H जोड़ो। NH4OH क्या है? वीक बेस। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। बार बार वही तो रिपीट हो रहा है, और आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, टेस्ट में देखोगे यही आने वाला है। NH4Cl का जो सॉल्ट का टाइप है हमने पता कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। मतलब एक बात तो पक्की है यार, जब इस सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे तो मिलाने से जो सॉल्यूशन आएगा वो एसिडिक तो आएगा। हेलो, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड के पेरेंट से आया है, तो इसका जो पीएच है, एक बात तो पक्की है, वो 7 से कम है। लेकिन अब हमने ऑप्शन को पढ़ा, वो वीक एसिडिक है, वीक बेसिक है तो भूल ही जाओ, स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो भूल ही जाओ। वीक एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड में अपने को डिसीजन लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जब पीएच 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 के आगे 6 होने लगे, 6 से ज्यादा होने लगे, उसे हम लोग वीक एसिड में कैलकुलेट करते हैं, राइट। एसिड है तो पीएच तो 7 से कम होगा, बट वीक बोलने का मतलब है 7 के करीब है। क्लियर? देखो बच्चों, कहीं ना कहीं है तो ये सॉल्ट यार, कहीं ना कहीं ऐसा समझो ना, आपने एसिड भी मिलाया, ऐसा सोचो, उल्टा सोच रहे अपन, आपने बेस भी मिलाया। एसिड अगर अकेला होता तो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता, अगर एसिड अकेला होता तो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता। लेकिन जब आप बेस को मिलाओगे यार, उसके कुछ तो H प्लस काटेगा, कुछ तो उसका पीएच बढ़ाएगा, कुछ तो OH माइनस आयन मिलाएगा। मतलब प्योर एसिड होगा तभी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कहना सही होगा। अगर सॉल्ट मिला रहे हो तो उसमें जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर यह भी तो सही है कि साथ में वीक बेस का सॉल्ट है, कुछ ना कुछ तो हाइड्रोलिसिस से कुछ ना कुछ तो OH माइनस आयन आया होगा। यह कहना पूर्ण रूप से सही नहीं होगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यह कहना पूर्ण रूप से सही नहीं होगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। यह कहना पूर्ण रूप से सही नहीं होगा कि वो वीक एसिडिक होगा। यह भी सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ये भी सही नहीं है। लेकिन जब 4 ऑप्शन में मुझे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, कंसंट्रेशन का डाटा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बताया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है, सर स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं होगा। हेलो, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, वीक एसिडिक होगा, बिना कंसंट्रेशन के बताना संभव नहीं होगा। ना तो हमें कंसंट्रेशन दिया है, ना तो हमें केवी दिया है, हम कैसे प्रेडिक्ट करें? सच तो यह है कि फॉर्मूला लगाओ। अरे फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसा लगेगा? 7 माइनस हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी। सच तो यह है कि आप सारा डाटा पुट करो फिर बताओ, पर कोई डाटा नहीं दिया है, इसलिए हम बेस्ट ऑप्शन सोच रहे हैं, हम जनरल ऑप्शन सोच रहे हैं। तो यार स्ट्रॉन्ग एसिड तो प्योर एसिड का कहना सही होगा, यहाँ पे प्योर एसिड नहीं है, ये सॉल्ट है। तो जो सॉल्ट है वीक बेस से आया है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा OH माइनस को बढ़ाएगा। हेंस द आंसर विल बी वीक एसिडिक। हेंस द आंसर विल बी वीक एसिडिक। बच्चों, हमारे एग्जाम में जब सवाल आता है तो कभी कभी चारों में से चारों ऑप्शन सही नहीं होते हैं। उस कैटेगरी में हमें चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन ही देखना होता, हमें चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर देखना होता है।
इसे अपने एटीट्यूड में उतार लो। हमें चारों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन देखना है, सही ऑप्शन नहीं देखना है। तो ये जो आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शन आए हैं, उसमें हमने सबसे सही या बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन किया, तो हमने कहा कि वह है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? इसी के साथ आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। बच्चों, बहुत दिनों के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। इसी के साथ आप सबके सामने है स्क्रीन पे अगला सवाल। बढ़िया सवाल है, तसल्ली से करना। पूरे 30 सेकंड है आपके सामने, 1 मिनट ले लो यार। चलो, सबसे पहले सॉल्ट का टाइप पता करो। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। आधे बच्चों को बता दूं जो जल्दबाजी में करते हैं, बेटा ऑप्शन नीचे लिखा है 1 2 3 4। ए बी सी डी ई एफ ऑप्शन नहीं है, नीचे ऑप्शन लिखा है, देख लो। अरे हाँ सर, तो देखा ही नहीं। आधे तो ये कहेंगे, ऑप्शन नीचे लिखा है। तसल्ली से करें, ऑप्शन आपके सामने यहां लिखा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले साल्ट का टाइप पता करें। चलिए, समय समाप्त होने वाला है। योगेश सेन ने सबसे पहले सही आंसर दिया। समय समाप्त। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। सुजीत ने भी सही आंसर दिया, बट बेटा लेट हो गए। ऑलराइट, आपका ध्यान चाहिए, मैं बोल रहा हूं अब। HCl, अरे ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। pH of which solution does not depend on concentration of solution, मतलब जो सी पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने कहा था बेटा, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वही नॉर्मेलिटी मान लेना। अरे वही H प्लस होता है। कैसे कह सकते हो कि इसका पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है? भूल जाओ, भूल गए सर। बी में आ जाओ। KCN मतलब 20 से तोड़ो, OH लगाओ, H लगाओ। KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN वीक एसिड। बच्चों, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। दिमाग में एक चीज पक्की कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है उसका पीएच फिक्स 7 होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। और वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसके भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, KW इंटू के अपॉन KB, मतलब ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी सॉल्ट होगा बच्चों, तो आपको याद हो तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है उसमें नीचे C जरूर आता था। मतलब या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, या तो वो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो। मात्र यही दोनों सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसका पीएच फिक्स होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इस सवाल में हमारी जो खोज है अब यहां पे आके सिमट गई। चलो पहचानते हैं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। पहला वाला भूल जाओ, दूसरा वाला भूल जाओ, तीसरा वाला देखते हैं। KCl, ये है KOH और ये है HCl। अरे स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको पकड़ लो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा भैया उसका तो पीएच 7 फिक्स होगा। NH4Cn, NH4OH प्लस HCl। NH4OH कैसा बेस है? वीक बेस। HCl कैसा एसिड है? वीक एसिड। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सर ये भी होगा। NH4Cl में आ जाओ, NH4 को तोड़ा तो NH4OH HCl। ये कैसा बेस है बच्चों? वीक बेस है। ये कैसा एसिड है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस भूल जाओ। HCl ये क्या है? अरे ये तो वीक एसिड है। अरे वीक एसिड का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला C अल्फा।
अंडर रूट ऑफ के इंटू सी, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करता है, भूल जाओ। अरे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सी और डी है केवल, अरे वो तो ऑप्शन नंबर 3 है, हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? तो अपन ने देखा किस प्रकार से इस सवाल में हमें एक एक सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ा। जब आप ये सवाल बार बार करते हो, ये सॉल्ट आपके दिमाग में फटाफट ऐसे घूमते हैं, बहुत आसानी से सवाल बनेंगे। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, बढ़िया सवाल। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। फॉर 10 की पावर -2 मोलर KX सॉल्यूशन, फाइंड KH, H, PH। तीन चीजें निकालनी है, तीनों का आंसर दोगे तभी मैं मानूंगा। एक एक पार्ट का आंसर देना है, तीनों का आंसर चाहिए। आदित्य बेटा, निखिल बेटा, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन पे H+ डिपेंड करेगा नहीं करेगा? सर कैसे हमें पता चलेगा? अरे यार HCl के 1 मोल मिलाओगे, HCl के 2 मोल मिलाओगे, HCl के 3 मोल मिलाओगे, HCl के 10 मोल मिलाओगे तो pH नहीं बदलेगा। HCl का अमाउंट बदलोगे, कंसंट्रेशन बदलेगा तो H+ बदलेगा, तो pH नहीं बदलेगा? बदलेगा। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा आदित्य निखिल, ऑलराइट, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिलहाल आप सबके सामने स्क्रीन पे सवाल है। अरे वाह, अंकित ने सबसे पहले सही आंसर दिया, क्या बात है, वेल डन बच्चों। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों से बन जाएगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी लिखना बंद कर दे, मेरी सुने। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों से बन जाएगा, लेकिन फिर भी लिखना छोड़ दे, मेरी सुने बच्चे, लिसन केयरफुली। अपने पास KX सॉल्यूशन है, क्लियर? अब K है और X है, सॉरी X और जो K है इसे हमने बीच से तोड़ा तो बन गया KOH, बन गया HX। अब आपको नहीं पता HX वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन सवाल में Ka दे रखा है और Ka की वैल्यू है 10 की पावर -6, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, समझ में आ गया वो वीक एसिड। आपको पहले सॉल्ट को देख के ये पता नहीं चला कि सॉल्ट का नेचर क्या है, लेकिन सवाल में Ka की वैल्यू दे रखी है, तो Ka की वैल्यू देख के आप समझ गए यार ये जो एसिड है वो तो वीक है, जो सॉल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप का है। क्लियर? अब सारे फॉर्मूले मन में फटाफट आ जाए बच्चों। अगर आपको हाइड्रोलिसिस का सवाल करना है तो सबसे पहले आपको KH के बारे में सोचना होगा, यही तो मैं कहता हूं, बिल्कुल सही। तो KH का फॉर्मूला होता है KW/K ऑफ वीक। वीक कौन है? एसिड। क्या लिखेंगे? K। ये K किसका है? आयन का है कि एसिड का? एसिड का। एसिड कौन है? HX। तो HX का K हमें पता है कि निकालना है? सब किस्मत अच्छी है, पता है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में हमें Ka पुट करना है, Kw पुट करना है, KH आ जाएगा, आप सब निकाल लेंगे, मुझे पता है। सेकंड ऑप्शन है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज H। मैंने कहा H का जो फॉर्मूला होता है सोचो वैसे जैसे अल्फा होता है, अल्फा बराबर √K/C होता है, जहां K वहां KH है, मतलब H का फॉर्मूला हो जाएगा √KH/C। लिसन केयरफुली, मैं कहता हूं ये जो C है वो क्या है? सर कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन है? उस आयन की है, उस आयन की है जो हाइड्रोलिसिस कर रहा है। वो कौन करता है? सर जो वीक से आया होता है। वीक से कौन आया है? सर एसिड वीक है तो वीक से आया X- है, मतलब जो हाइड्रोलिसिस कर रहा वो X- कर रहा। मतलब हमें यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखनी है वो X- की लिखनी है। मजे की बात ये है ये सॉल्ट KX टाइप का है, मतलब जब टूटेगा तो K++ X- बनाएगा, मतलब अगर KX के 1 मोलर है तो भैया K+ भी तो 1 मोलर है, X- भी तो 1 मोलर है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1:1 है। कहने का तात्पर्य है कि जो इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वही इस आयन की कंसंट्रेशन होगी, और क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है तो मैंने कहा जो C है वो n है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू n फैक्टर है, तो n फैक्टर 1 है, मतलब जो m है वही n है, मतलब एज इट इज यही C को पुट कर दोगे H आ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बिना ये जाने सवाल करते हैं, आंसर आता है, लेकिन इस कंसेप्ट को आपको मन में रिपीट जरूर करना है। मतलब हमने यहां पे सी लिखा, किसका लिखा, यही क्यों लिखा, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो कभी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बच्चा सवाल करते करते सीधे वैल्यू पुट करता है, भूल जाता है हम वैल्यू पुट किसकी कर रहे हैं, और तभी सवाल गलत होना शुरू हो जाता है। क्लियर? आप वैल्यूज को पुट करेंगे, एच आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा क्या है बच्चों, पीएच। अब जैसे पीएच पूछा तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, पीएच का फॉर्मूला। देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको जो मैंने सॉल्ट का फॉर्मूला याद कराया, दो फॉर्मूले हैं। एक या तो आपको OH माइनस वाला याद होगा, या तो सीधे पीएच वाला याद होगा, जो भी कुछ देर पहले क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया, आप सबने कॉपी में लिखा होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो पक्की बात है कि 7 से बड़ा होगा, तो 7 से बड़ा है तो 7 प्लस हाफ पी। वीक कौन है, एसिड, हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। सीधे वैल्यूज को पुट कर दो, पीएच आ जाएगा। जब आप इन सभी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपके सामने जो आंसर आता है वो आंसर है KH देख लीजिए, H देख लीजिए और pH देख लीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर ईच एंड एवरी पार्ट। KH आ गया है 10 की पावर -8, H आ चुका है 10 की पावर -3, कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 ही रहने दिया, वहां से हमने pH कर लिया, और जो pH की वैल्यू आती है दैट इज 9। राइट राइट। सौरभ बेटा अभी एक सवाल में फिर से आएगा, वहां रिपीट करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। अभी एक सवाल फिर से आएगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर कैसे पता चला कि एसिड वीक है। बेटा Ka के डाटा से, आपके सामने Ka का डाटा दे रखा है, और उस Ka के डाटा से हमें पता चला कि एसिड वीक है। सर Ka के डाटा से कैसे पता चला, अरे K छोटा है ना यार। सर आपको कैसे पता चला K छोटा है, 10 की पावर -6 छोटा होता है कि बड़ा होता है, 10 की पावर -6 छोटा है कि बड़ा है, माइनस लिखो जरा, 0.000। नहीं फील आया तो समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, अगर आप सबको समझ में आ गया बच्चे, तो फिर आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। इस बार पूरी क्लास आंसर दे रही, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो बच्चे शुरू नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई ऐसा है, मुझे उम्मीद है ऐसा कोई नहीं होगा, फिर भी अगर एक बच्चा है तो उसको मैं बता दूं, बेटा आप सबसे पहले सॉल्ट का टाइप पता करो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल्ट। NH4Cl का टाइप पता करो, फॉर्मूले को सोचो, तुरंत बनेगा, तुरंत बनेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मत घबराना, सुधर जाएगी समय के साथ। कंसेप्ट नहीं बने आज तो घबराना, फॉर्मूला नहीं लगाते बने तो घबराना, हो सकता है 10 की पावर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, मत घबराना, वो सुधर जाएगा। ऑलराइट, बेहद ही आसान सवाल, समय समाप्त होने वाला है बच्चों, और मुझे उम्मीद है सबने अटेम्प्ट तो कर लिया होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, वेल डन। ये तो सभी पहचान गए सर, ये वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट। जैसे वीक बेस वीक एसिड बोला, मन में तुरंत सारे फॉर्मूले फटाफट आ गए। मैंने कहा बेटा जब भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आएगा, सबसे पहले मन में के आएगा, KH बराबर KW अपॉन K ऑफ वीक। आज दोनों ही है वीक, तो K इंटू KB। फिर आ गया आपके सामने H का फॉर्मूला, इसका कितना होता है, √KH। फिर आपसे क्या पूछा है बच्चों, pH। तो pH का फॉर्मूला चाहे तो H प्लस से निकाल लो, चाहे सीधे याद हो, सीधे याद होता थोड़ा सवाल जल्दी बन जाता है। pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। अगर K बड़ा है KB से तो, नहीं तो फॉर्मूला आप सबके सामने है, 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं, आइए आंसर देखते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर KH 10 की पावर -3, KW अपॉन K इंटू KB 10 की पावर -14 अपॉन 10 को -6 10 को -5 10 को -3। फिर आ गया H क्या है, √KH। सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चों, 3.16 इंटू 10 को -2।
किसी बच्चे ने मुझे 3.2 बताया था, चलेगा, किसी बच्चे को 3.1 बताया था, चलेगा। इतना नजदीक आंसर हमारे एग्जाम में कभी नहीं आता, याद रखना मेरी बात, चलेगा। ऑलराइट, तो आप सबने एच को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद सवाल आपसे पीएच पूछ रहा, तो पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेवी। के कितना है 10 की पावर माइनस 6, तो पीके मतलब माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 6 कितना 6। पीकेबी कितना बच्चों, सर पीकेबी हो जाएगा 5, तो हाफ इंटू 6 माइनस हाफ इंटू 5 सॉल्व किया एंड द करेक्ट आंसर 7.5। रेज योर हैंड, किस बच्चे को समझ में नहीं आया? मान ही नहीं सकता हूं समझ में नहीं आया, क्या बात है। रेज योर हैंड, किस बच्चे को समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप। अब जबरदस्ती मत हाथ उठाना, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पर है, आप सबके सामने, ओके, थैंक यू अभिषेक बेटा, आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। अब मैं तो क्या है, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल आप सबके सामने, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गिरते हैं और मैं चाहता हूं आप इसमें गिरो ताकि आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल याद रहे। पूरे 1 मिनट है इस सवाल के लिए, पूरे 1 मिनट है, कोई जल्दबाजी नहीं। हिंट नंबर 1, सॉल्ट का टाइप NH4Cl, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। हिंट नंबर 2, सी पता कर लो, पहले कंसंट्रेशन 0.1 मोलर और 1 लीटर था। भैया 1 लीटर पानी जब और मिला दोगे तो सॉल्यूशन तो 2 लीटर हो जाएगा, कंसंट्रेशन बदल के 0.1/2 हो जाएगा। 1 लीटर में 0.1 मोलर। हिंट नंबर 2, 1 लीटर में 0.1 मोलर कहने का मतलब है 1 लीटर में 0.1 मोल। सवाल अपने से कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तभी फॉर्मूले लगाओगे, तो कंसंट्रेशन होगा N/V। कितने मोल है 0.1 मोल। पानी कितना मिला दिया 1 लीटर, पानी मिलाओगे तो मोल तो नहीं बदलेगा ना, मोल कितने थे 0.1, पर पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम तो बदलेगा ना, कितना होगा अपॉन 2, 0.1/2। हिंट नंबर 2 कंसंट्रेशन। हिंट नंबर 3 फॉर्मूला याद करो। अरे यार ये तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, सर ने कहा था अपने को निकालना क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब H। सबसे पहले मन में H का फॉर्मूला आया, H बराबर अंडर रूट KH/C। चलो KH निकाल लें, तो KH बराबर KW अपॉन वीक कौन है, बेस KB। पर सवाल में तो अपने को K दे रखा है बेटा, KB किसका चाहिए NH4OH का। NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। NH4OH एक वीक बेस है तो वो NH4 प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये वीक बेस है। इसका कॉन्जुगेट एसिड है, इसकी तुलना में वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, NH4OH की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए उसने NH4 का K दिया है। पर अपने को तो NH4OH का K भी चाहिए। अरे क्या दोनों कॉन्जुगेट हैं,
भैया कॉन्जुगेट है तो k इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14 लगाइए, यहां से के बी निकालिए, वैल्यू चिपकाइए, आंसर पाइए। अभी मैंने हिंट दिया ताकि कोई बच्चा अगर फंसा हो वो भी कर ले। केबी की वैल्यू निकालिए, केएच में चिपकाइए, एच पाइए। कितना आसान सवाल था। यहां ट्विस्ट यही था कि आपको आयन का डाटा क्या गिवन है वो समझना है, आप फॉर्मूले में रखते क्या हो वो समझना है, आपको गिवन क्या है वो समझना है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे समझ गए जो मैंने बताया, सॉल्यूशन आप सबके सामने है। इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था, हमने उसमें 1 लीटर पानी मिलाया तो टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। तो जो कंसंट्रेशन आई 0.1/2 वो आती है 5 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर। नेक्स्ट अब अपने को सोचना है केबी के बारे में। तो वही मैंने कहा कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट पेयर के लिए के इंटू केबी केडब्ल्यू होता है। केबी हमें निकालना है तो केबी इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -9 दैट इज 10 की पावर -5 है। अब सब कुछ आपके सामने है, बस वैल्यू में तो रखना है। तो h बराबर अंडर रूट के एच अपॉन सी के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, वैल्यू को पुट करिए, सॉल्व करिए। अंडर रूट 2 आप सबको याद होना चाहिए 1.41, अंडर रूट 2 1.41, इसे याद कर लो। अंडर रूट 2 1.41, तो 1.41 इंटू 10 की पावर -4 चलेगा। एक बच्चा कह सर केवल 10 की पावर -4 यार, मतलब अंडर रूट 2 है तो एक बार वैल्यू बता दो ना। हालांकि हालांकि जब भी ये ऑप्शंस आएंगे ने तो ऐसा कभी नहीं होता है 1.4 बोले 1.5, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कंफ्यूज हमेशा 10 की पावर में करता है। तो जो अपने एग्जाम में सवाल आते हैं आप देखना ऐसा सॉल्व करोगे तो हमेशा 10 की पावर डिफरेंस होती है। अगर कोई बच्चा 10 की पावर सही निकाल रहा ना तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो है अंडर रूट 2 है और आप सभी को याद होना चाहिए अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4, तो कोई बड़ी बात नहीं है एग्जैक्ट आंसर देना। वेल द करेक्ट आंसर इज 1.41 इंटू 10 की पावर -4। बढ़िया सवाल था, लेकिन आपको मैंने पहले ही सचेत कर दिया था कि बेटा हमें क्या गिवन है, इसलिए गलती आप में से बहुत कम से हुई। मुझे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन वही है हम पूरी क्लास को एक जैसा देखना चाहते हैं। आई होप कैलकुलेशन में गलती हो गई, नो प्रॉब्लम यशीर बेटा, कैलकुलेशन सुधरेगी। मैं जानबूझ के आपको एक बाउंडेशन की प्रैक्टिस कराता हूं, देखना आज से 1-1.5 महीने के बाद आपको फील आएगा आपकी कैलकुलेशन में। ये जो बाउंड होकर कैलकुलेशन करते हैं ना, ये जो प्रेशर में कैलकुलेशन करते हैं ना, मजा उसमें है, तब आप एग्जाम के हिसाब से चलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हीं सवालों को फिर से करना, कैलकुलेशन करते करते सुधरेगी। कैलकुलेशन से परेशान मत हो, कंसेप्ट क्या इस सवाल में नहीं समझ में आया ऐसा कोई है, बहुत सिंपल था। गलती सबसे पहली कहां करते हैं, कंसंट्रेशन निकालने में। दूसरी गलती करते हैं वैल्यू पुट करने में। तो आपको याद होना चाहिए हम रख क्या रहे हैं, हमें गिवन क्या है। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, बेहद ही आसान सवाल, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। pKa plus pKh is equal to pKw is applicable for pKa plus pKh is equal to pKw is applicable for। हिंट, P का मतलब होता है माइनस लॉग। हिंट, P का मतलब होता है माइनस लॉग। आपको सोचना है ये जो एक्सप्रेशन लिखा है किसके लिए वैलिड है। pK plus pKh is equal to pKw is applicable for। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलिए टाइम्स अप, मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, देखो कैसे सोचा अपन ने। P का मतलब है माइनस लॉग, तो मन में सबसे पहले माइनस लॉग आया, माइनस लॉग के माइनस लॉग के एच बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू। P का मतलब होता है माइनस लॉग, तो माइनस लॉग के माइनस लॉग के एच बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू। आप सबको याद होना चाहिए लॉग,
a इंटू बी होता है log a प्लस log b। मतलब अगर यहां माइनस लगा होता तो क्या होता सर, माइनस log a माइनस log b। ऐसा नहीं लग रहा, यही वाला एक्सप्रेशन तो नीचे लिखा है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं k इंटू के एच बराबर के डब्ल्यू, फिर log से log कैंसिल हो गया। अब सोचो के एच का फॉर्मूला के डब्ल्यू अपॉन के किसके लिए होता है? अब सोचो के एच का फॉर्मूला के डब्ल्यू अपॉन के किसके लिए होता है? अरे सर ने तो कहा था के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ वीक होता है। अच्छा, जहां पे वीक एसिड होगा सॉल्ट, जिसका पेरेंट वीक एसिड होगा। तो बच्चे ने कहा सर एचसीएल तो वीक एसिड है भैया, एचसीएल में कब से आप हाइड्रोलिसिस करने लगे? हाइड्रोलिसिस सॉल्ट के द्वारा होगा कि वीक एसिड के द्वारा होगा? सॉल्ट के द्वारा होगा। एचसीएल एक सॉल्ट नहीं है, एचसीएल एक वीक एसिड है, तो भूल जाओ। अब केसीएल में आ जाओ, तो केसीएल में केओएच है स्ट्रॉन्ग बेस, एचसीएल है वीक एसिड, हाँ यही है। एचसीएल क्या है बच्चों? सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, भूल जाओ। NH4Cl में क्या है? सर NH4Cl में एचसीएल वीक एसिड है बेटा, ये वीक एसिड भी है, ये वीक बेस भी है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। तो अपने को जो KH का फॉर्मूला डिराइव होके आया, दैट इज KW अपॉन K, वो तभी वैलिड होता है जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हो। अगर दोनों वीक हो फॉर्मूला अलग है, इसका मतलब आपको समझना था ये किसके लिए वैलिड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसी के लिए KH बराबर KW अपॉन K होता है। कितने आसान है यार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सवाल, कितने आसान है। एक बच्चे ने कहा एक बार और बता दीजिए, आप लोगों का नेटवर्क तो काम नहीं करता, सुन लो। सबसे पहले लिखा था पीके प्लस पीकेएच बराबर पीकेडब्ल्यू। पी देखते ही मेरे मन में ख्याल आया माइनस लॉग, माइनस लॉग सबके पहले लगा दिया, पी का मतलब माइनस लॉग है ना, तो माइनस लॉग के एच बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू, राइट। अब मैंने तुरंत ए इंटू बी का फॉर्मूला याद किया। सर आपको कैसे फॉर्मूला ए इंटू बी वाला याद आ गया? बेटा यहां माइनस माइनस दिखा, प्लस प्लस दिखा, तो आपको यही तो फॉर्मूला आया, क्योंकि डिवाइड वाले में अपॉन होता है। अब यहां पे क्या लिखा है? माइनस, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला है log a प्लस log b। सोचो माइनस लगा होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता सर? माइनस log a माइनस log b। मतलब ये लिखा है माइनस log k मतलब a माइनस log kh मतलब b, तो a इंटू बी ही तो हुआ ना। तो अपन ने क्या लिख दिया इसे? k इंटू के एच बराबर के डब्ल्यू। अब इधर भी log है इधर भी log है, तो log से log कैंसिल हो गया, तो k इंटू के एच बराबर के डब्ल्यू, के एच आ गया। फिर अपन ने सोचा किसके लिए के एच होता है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्या बात है। अगला जो सवाल है वो चैलेंजिंग सवाल है। कोई बात नहीं आदर्श बेटा, एक बच्चा लिख रहा है मैं सभी ट्रेवल कर रहा हूं, उसमें सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, नो प्रॉब्लम, समझते चलो, समझना जरूरी है। हाँ ठीक है, अगर आप सब ने समझ लिया है तो जो अगला सवाल मैं दे रहा हूं उसमें चैलेंजिंग सवाल कैटेगरी में लिख रखता हूं, और जब जब ये सवाल एग्जाम में दिया तब तब बच्चों ने गलत किया। देखते हैं आप में से कितने लोग से सॉल्व कर लेते हैं। आंसर नीचे लिखा हुआ है, पर फिर भी अटेम्प्ट करो, उसमें मैंने एनिमेशन ही लगाया। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, मोस्ट कॉमन, इसे आप टीएनटी सवाल कैटेगरी रख सकते हैं, जहां आपके सारे कंसेप्ट चेक हो जाते हैं। इस सवाल में सारे कंसेप्ट चेक हो जाते हैं। ये लिखा है 10 की पावर -2 मोलर HCO होल ट्वाइस Ba है ना। आपको बता दूं जो फॉर्मिक एसिड है दैट इज HCOH, ये एक वीक एसिड है, ये मैं आपको डाटा बता देता हूं, राइट। और आपको पीके भी दे ही रखा है HCO माइनस का जो कि 4 है। सोचो आपको क्या दिया है, क्या चाहिए, बहुत बढ़िया सवाल है। आंसर देख के आंसर नहीं देना है, मुझे पता है अगर आपको आंसर बता दिए जाए तो तरीके तो आपको पता चल ही जाते हैं, गलत। अगर आपको आंसर बता दिए जाए तो तरीके आपको पता चल ही जाते हैं, मतलब आपका तो वो हाल है, सर आप आंसर बताओ तरीके हम बताते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी को इसे अटेम्प्ट करना है और प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। वेल, बहुत बढ़िया सवाल है।
अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात, नहीं करे तो प्लीज मेरे साथ सीखना इसे। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहां वो सारे कंसेप्ट चेक हो जाते हैं जो हमने अभी तक पढ़े। क्लियर? सबसे पहले अपन ने सॉल्ट को देखा, HCOO होल ट्वाइस BA। तो बीच से तोड़ा, यहां पे लगाया माइनस, यहां पे लगाया प्लस। ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। यहां पे होल ट्वाइस है, मतलब इसका जो चार्ज है वो 2 प्लस है। क्लियर? तो यहां से जो बेस बनता है वो बनता है बैरियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से जो एसिड बनता है HCOH मतलब एसिड। ये जो एसिड है ये वीक एसिड है, ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सभी बच्चे समझ जाते हैं कि जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, और जैसे ही उन्हें पेरेंट पता चलते हैं उनके मन में सारे फॉर्मूले दौड़ते हुए आ जाते हैं। सवाल आपसे क्या पूछा है बच्चों? पीएच। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो एक बात तो पक्की है कि भैया स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगा, मतलब 7 प्लस समथिंग होगा। तो उनके मन में पीएच का फॉर्मूला आ जाता है 7 प्लस हाफ पी। वीक कौन है? एसिड। तो हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी। अब उनका ध्यान बच्चों का इन्हीं सभी डाटा को कैलकुलेट करने में जाता है और सवाल बेहद आसान हो जाता है। तो आओ एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीके की। सवाल में हमें फॉर्मेट आयन का पीके भी दिया है, लेकिन आप सभी जानते हैं यहां पे जो के लिखा है ये उस एसिड का लिखा है जो कि वीक है। वीक एसिड कौन है? फॉर्मिक एसिड। उसका आयन क्या होगा? सर उसका आयन तो बेस होगा, इसीलिए आपने को पीके भी दे रखा है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो HCOH है और HCO माइनस है ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर है। अगर ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर है तो एक बात तो पक्की है, इनके लिए पीके प्लस पीकेबी बराबर 14 है। पीके पीकेबी की वैल्यू 14 है, पीकेबी हमें 4 दे रखा है, तो बच्चों अपने को पीके की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4 बोले तो 10। हमने पीके निकाल लिया, 7 पूरी दुनिया को पता है। अब निकालते हैं सी, दैट इज द कंसंट्रेशन। यही ट्विस्ट है। जब बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चा जब ये सवाल सॉल्व करता है तो जो कंसंट्रेशन दे रखा है वही पुट कर देता है। और जिन बच्चों को मेरी वो बात याद है जो मैंने कहा था बेटा, जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। हाँ साहब सही है। मोलैरिटी कितना है? 10 की पावर -2। एन फैक्टर कितना है? 2। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई सर? 2 इंटू 10 की पावर -2। ये जो नॉर्मेलिटी है यही वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है। सुनो, हम लोग जो फॉर्मूला याद करते हैं उसमें कंसंट्रेशन सॉल्ट का नहीं रखते हैं, कंसंट्रेशन उस आयन का रखते हैं जिसके द्वारा हाइड्रोलिसिस हुआ। वो तो अभी तक हमारी किस्मत अच्छी हुआ करती थी कि सॉल्ट AB टाइप का था। सॉल्ट में एक ही कैटायन एक ही एनायन था, तो जो मोलैरिटी थी वही नॉर्मेलिटी थी, वही नंबर ऑफ आयंस था। लेकिन अभी लफड़ा हो गया, यहां पे एन फैक्टर 2 है। अब हमें चार्ज की कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार से निकालनी होगी। तो अपने पास नॉर्मेलिटी आ गई, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन आ गया, तो लॉग तो निकाल ही लोगे। आपको पता करना है लॉग सी यहां पुट करने के लिए। तो लॉग सी मतलब लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2। हेलो, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे, आंसर कितना आता है। आप सबके सामने सारी वैल्यूज को पुट करके मुझे आंसर बताएंगे, आंसर कितना आता है। हेलो, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन है 2 इंटू 10 की पावर -2। सभी लोग वैल्यूज को पुट करके मुझे बताएंगे आंसर कितना आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड द करेक्ट आंसर इज 11.15। आप सबके सामने पीएच है 11.15। इन सभी डाटा को पुट करेंगे तो आपके सामने पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल था, मैं सही बता रहा हूं। इसे हर साल जब जब हम एग्जाम में पूछते हैं 98% बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन वही होता है जो 10 की पावर -2 रखने से आता है। तो बच्चे जल्दबाजी में 10 की पावर -2 रखते हैं और गलती हो जाती है। याद रखना है, हमें आयन का कंसंट्रेशन लिखना है। वेल डन बच्चे, जिस बच्चे ने किया बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो कंक्लूजन, जब जब कंसंट्रेशन बोले आपको नॉर्मेलिटी सोचना है। एक बच्चा मुझसे पूछा सर इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? बेटा, किसी सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है, आपको मैंने मोल कंसेप्ट में बताया था, किसी सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। इज दिस क्लियर? एक बच्चा सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, एक बच्चा सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने मुझसे सवाल पूछा। जानना चाहते हो क्या पूछा? उसने बोला सर एक बात बताइए,
जो हम ये सॉल्ट मिलाते हैं हाइड्रोलिसिस करने के लिए, मैंने कहा ठीक है सर, जब हम सॉल्ट मिलाते हैं हाइड्रोलिसिस करने के लिए तो जितना सॉल्ट मिलाते हैं क्या सारा का सारा सॉल्ट घुल जाता है? मैंने कहा सुनो, घुलना अलग चीज है, आयंस में टूटना और फिर हाइड्रोलिसिस करना अलग चीज है। बोले सर समझे नहीं। मैंने कहा फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं बच्चे का, कुछ बच्चों का ध्यान चला गया होगा इधर उधर या नेटवर्क की प्रॉब्लम आई होगी, सुनिएगा ध्यान से। एक बच्चा सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि सर जब हम सॉल्ट को मिलाते हैं तो सॉल्ट को मिलाने से हाइड्रोलिसिस होता है, ऐसा आपने कहा। सर जितना सॉल्ट मिलाते हैं क्या सॉल्ट का सारा अमाउंट हाइड्रोलिसिस करता है? मैंने कहा बेटा आपके मन में सवाल क्यों आया? बोले सर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, कुछ सॉल्ट बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्ट कम सॉल्युबल होते हैं। सर जो सॉल्ट कम सॉल्युबल होते हैं क्या वो भी हाइड्रोलिसिस करते हैं? मैंने कहा सुनो, सबसे पहले आपको यहां पे इन सभी कंसेप्ट का मतलब समझना होगा। आपको सॉल्युबल क्या है ये समझना होगा, आपको आयोनाइजेशन क्या है ये समझना होगा। जब ये समझ जाओगे तो ये सवाल आपके मन में नहीं आएगा। मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप सबका पूरा ध्यान चाहिए क्योंकि कंसेप्ट शुरुआत में है, बाद में न्यूमेरिकल है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर सॉल्युबिलिटी होता क्या है। कई बच्चों के मन में सॉल्युबिलिटी का मतलब वही होता है जो बचपन से तीसरी चौथी क्लास से उनके मन में बैठा होता है, क्या? घुलना। उन्हें लगता है घुलने का मतलब सॉल्युबल होना होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। बेटा ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी का मतलब वो नहीं जो आप जानते हैं। यहां पर सॉल्युबिलिटी का मतलब कुछ और है। तो पहले सबसे पहले आप समझो कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, राइट? इमेजिन करिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में भरा है पानी, आपने इसमें मिलाया नमक या शक्कर, जो भी मिलाना चाहते हो। लेट से आपने मिलाया NaCl। बहुत सारे बच्चों के मन में जो कंसेप्ट बैठा है नंबर वन, क्या? NaCl को पानी में मिलाया, मिलाने से NaCl घुल गया, साहब NaCl की सॉल्युबिलिटी आ गई। गलत। केमिस्ट्री की भाषा में वो सॉल्युबिलिटी नहीं है, केमिस्ट्री की भाषा में वो सॉल्युबल होने की एबिलिटी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है घुलना ही सॉल्युबिलिटी है, गलत। केमिस्ट्री कहता है घुलने का मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं है। तो फिर जानना चाहोगे कि आखिर सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? ये जो आपके पास वाटर है, लेट से इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसमें आपने 1 चम्मच नमक का मिलाया, घुल गया, सॉल्युबिलिटी नहीं है। 2 चम्मच नमक का मिलाया, घुल गया, सॉल्युबिलिटी नहीं है। 3 चम्मच नमक का मिलाया, घुल गया, सॉल्युबिलिटी नहीं है। जैसे ही 3 चम्मच नमक के बाद आपने चौथे चम्मच का एक दाना मिलाया, पहला चम्मच मिलाया घुल गया, सॉल्युबिलिटी नहीं है। दूसरा चम्मच मिलाया घुल गया, सॉल्युबिलिटी नहीं है। तीसरा चम्मच मिलाया घुल गया, सॉल्युबिलिटी नहीं है। चौथे चम्मच का जैसा ही पहले दाना मिलाया वो दाना जाके नीचे बैठ गया। मैंने कहा साहब इसकी सॉल्युबिलिटी 3 चम्मच है। केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी तब डिफाइन होता है जब सॉल्यूशन सैचुरेट होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है when no more solute can be dissolved। जिसे आप घुलना जानते हो वो डिसॉल्व होना होता है, जिसे हम सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं वो डिसोल्यूशन नहीं होता है। बच्चों लिसन केयरफुली, जो आपके मन में अभी तक है घुल गया वो डिसॉल्व है। सॉल्युबिलिटी इज नॉट डिसोल्यूशन। डिसॉल्व होना अलग चीज है, सॉल्युबिलिटी अलग चीज है। यूं ही घुलना, पानी में घुलना, दैट इज डिसॉल्व होना। लेकिन जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है when no more solute can be dissolved, when no more solute can be dissolved। जैसे इस एग्जांपल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 3 चम्मच नमक ही मैक्सिमम घुले, चौथा चम्मच नहीं घुल पाया, तो मैं कहूंगा सर जब तक 3 चम्मच नहीं हुआ तब तक आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्लियर? सॉल्युबिलिटी विच इज डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे ही सॉल्यूशन सैचुरेट होता है उस समय इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लीजिए आपने पहला चम्मच मिलाया, दूसरा मिलाया, तीसरा मिलाया, तो यह है अपने सामने सॉल्ट। सॉल्ट को आप पानी में मिलाते जा रहे हो, सॉल्ट पानी में घुलता जा रहा है, तो मैं बोल देता हूं यहां पे डिसोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन। और यहां पे सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्ट जैसे ही 3 चम्मच हो गया, तो 3 चम्मच जैसे ही हुआ, 3 चम्मच होते ही सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। ये कहने का मतलब है कि अब सॉल्यूशन और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया।
क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे ही आप थोड़ा सा सॉल्ट और मिलाते हो, जैसे ही आप थोड़ा सा सॉल्ट और मिलाते हो, वो इक्विलिब्रियम जो था वो डिस्टर्ब होने लगता है, और रिएक्शन की अंतिम इच्छा यही होती है कि मेरे अंदर जो इक्विलिब्रियम आया वो डिस्टर्ब ना हो। तो जैसे ही आप सॉल्ट मिलाते हो, वो जो सॉल्ट एक्स्ट्रा मिलाया वो जाके नीचे प्रिसिपिटेट होने लगता है। घुलना अलग चीज है, सॉल्युबिलिटी अलग चीज है। सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे डिफाइन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे इक्विलिब्रियम होता है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होती है। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। ये डिफाइन ही ऐसे है, ये बोला ही ऐसे गया, ये बनाया ही ऐसे गया। ये ना बोलना ऐसा क्यों, ऐसा ही है। पहले मानो अच्छा हमारे हिसाब से सॉल्युबिलिटी नहीं है। सॉल्युबिलिटी डिफाइन ही तभी होगा जब उसमें इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब ये भी एक इक्विलिब्रियम का पैरामीटर है। मान लीजिए आपने इस पानी में 3 चम्मच नमक के मिलाए, हम मान के चल रहे हैं 3 चम्मच इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, राइट? तो अगर कोई मुझसे पूछे कि साहब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो सॉल्युबिलिटी जब सैचुरेशन आ जाएगा, जब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा तब डिफाइन होगा, और ऐसे डिफाइन होगा क्या? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे ऐसा नहीं लग रहा जो सॉल्युबिलिटी है वो तो मोलैरिटी है। हेलो, ऐसा नहीं लग रहा जो सॉल्युबिलिटी है वो तो मोलैरिटी है। इसीलिए सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है, तो कभी कभी ग्राम पर लीटर भी होती है। मतलब मान लीजिए 3 चम्मच का वेट है 20 ग्राम, मान लीजिए 3 चम्मच नमक का वेट है 20 ग्राम। तो कोई मुझसे पूछे इस 1 लीटर पानी, ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, ठीक है, इस 1 लीटर पानी की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो मैं कहूंगा 20 ग्राम पर लीटर। मैंने 20 ग्राम पर लीटर ही बोला, 1 ग्राम पर लीटर नहीं बोला, 2 ग्राम 10 ग्राम नहीं बोला। जब तक मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा हम तभी डिफाइन करेंगे और बोलेंगे 20 ग्राम पर लीटर। मतलब अगर कभी किसी स्पीशीज की, अगर कभी किसी आयन की सॉल्युबिलिटी बोला है तो समझ जाना मोलैरिटी है, पर ये उस समय की है जब उसके अंदर मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है, जब उसके अंदर मैक्सिमम आ चुका है। हेलो, सॉल्युबिलिटी घुलना नहीं होता, वो डिसॉल्व होना होता है। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का होता है। सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर डिफाइन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब इक्विलिब्रियम होता है। सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी ही होता है, बस फर्क इतना होता है मोलैरिटी कभी डिफाइन होता है लेकिन सॉल्युबिलिटी कभी डिफाइन नहीं होता। इस पानी में हमने 1 ग्राम नमक मिलाया, मोलैरिटी तब भी बताएंगे। 10 ग्राम नमक मिलाया, मोलैरिटी तब भी बताएंगे। 5 ग्राम नमक मिलाया, मोलैरिटी तब भी बताएंगे। लेकिन जब 1 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम नमक मिलाए उस समय सॉल्युबिलिटी नहीं बताएंगे। सॉल्युबिलिटी तभी बताया जाएगा व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, मतलब 20 ग्राम। तो आपकी ये इच्छा है, आपकी ये चॉइस है कि आप जो सॉल्युबिलिटी है वो बताना चाहते हो मोलैरिटी में या ग्राम पर लीटर में। ये जो ग्राम पर लीटर होता है बच्चों, इसे हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। तो बड़ा कॉमन सा कंसेप्शन बच्चों के मन में बैठ जाता है, सर यार ये जो स्ट्रेंथ है क्या वही सॉल्युबिलिटी है? मैंने कहा नहीं। सर ये जो मोलैरिटी है क्या वही वही सॉल्युबिलिटी है? मैंने कहा नहीं। सर यूनिट तो वही है। हेलो, यूनिट सेम है, पर याद रखना सॉल्युबिलिटी केवल इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, मोलैरिटी स्ट्रेंथ कभी भी होता है। चाहे तो आप यहाँ पे कॉपी में लिख सकते हैं, स्टार बना के आप लोग लिख लो, एक लाइन लिख लो। मेरे पास टाइम भी हो चुका है ना, एक लाइन लिख लीजिए बच्चों कॉपी में, बाद में से आप यहां ऐड कर लेना। मैं लिख दूं क्या? यहां पे लिख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम ओनली, हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ आर डिफाइंड एट एनी पॉइंट। यूनिट सेम है लेकिन मतलब अलग अलग है। सॉल्युबिलिटी अलग चीज है, मोलैरिटी अलग चीज है। बच्चे ने जो मुझसे सवाल पूछा था, अभी उसके सवाल का 10% भी आंसर मैंने नहीं दिया, टाइम हो चुका है।
तो ऐसा करते हैं, इस सवाल का आंसर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा और फिर करेंगे बहुत सारे सवाल। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत फ्लो में अभी कंसेप्ट है, तो मैं आधा छोड़ूंगा तो आप नेक्स्ट क्लास में सब भूल जाओगे, तो इसलिए मैं अभी शुरू ही नहीं करता हूं। ठीक है, सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस जितना पढ़ाया इसे आप जरूर याद रखेंगे। लास्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्लास मैं स्टार्ट करूंगा इसी पॉइंट से, मानते हुए कि आपको याद है सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम पर है, तो इसे याद रखना है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। लास्ट क्लास का हैंडआउट में कुछ सवाल मिसिंग थे, मैं वो भी अभी ऐड कर दूंगा। कुछ बच्चे मुझसे होमवर्क मांग रहे हैं। अभी आपका जो आज का होमवर्क रहेगा बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जो सवाल है ना एक्सरसाइज 1 में, वो कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सवाल है अप टू 47, अप टू 47 वो कर लीजिए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सवाल अप टू 47 वो कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 अप टू 47 आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 1 अप टू 47 और बिगिनर बॉक्स 2 तक। बिगिनर बॉक्स 1 एंड 2 नहीं, होमवर्क दे दिया ना बेटा, होमवर्क दे दिया। एक्सरसाइज 1 अप टू 47 बिगिनर बॉक्स 2, राइट। सो जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं इस क्लास का हैंडआउट तब तक प्रिपेयर कर दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।